नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात करेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकार निजी भागीदारी पर क्यों जोर दे रही है। दरअसल अब स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने की हरी झंडी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को रॉकेट और सैटेलाइट बनाने की इजाजत देने का फैसला किया है। साथ ही प्रक्षेपण यानी लॉन्चिंग सेवाएं मुहैया कराने की भी इजाजत देने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब भारत में भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिख सकता है। सरकार की दलील है कि इससे न केवल इस क्षेत्र में तेजी आएगी, भारतीय उद्योग विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं इसरो का कहना है कि उसकी गतिविधियां कम नहीं होंगी। इसरो यानी जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी थी। अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आता है। आपको बताते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया था। ऐसे में सवाल यह है कि इस फैसले से इसरो की साख क्या नहीं गिरेगी। देश की सुरक्षा के लिहाज से निजी क्षेत्र को सैटेलाइट रॉकेट बनाने की इजाजत देना कितना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे तमाम सवालों पर आधे घंटे हम अगले चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे गौहर रजा वरिष्ठ वैज्ञानिक, दिनेश सी शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सचिन भांबा CMD स्पेस इंडिया और महेश वर्मा राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले बात करते हैं हम पत्रकार दिनेश शर्मा जी से। दिनेश जी, ये बहुत विवादित मुद्दा था। मुझे याद आ रहा है कि जब ये फैसला हो, ऐसी चर्चा हुई थी, उस समय भी कई वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया था। आखिर सरकार ये फैसला उसने क्यों लिया है? हो सकते हैं मेरे विचार। सबसे पहला यह है कि इस फैसले का जो टाइमिंग है वो क्या सही है। दूसरी बात यह है कि क्या इस पर पूरी तरह से विचार करके ये नई नीति लाई गई है और इस नीति को लाने में इसरो की क्या भागीदारी रही है, क्या उनकी राय पूरी तरह से ली गई है। अगर हम देखें कि इसरो के 2-3 उसमें लेयर्स हैं डिसीजन मेकिंग के। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एक सरकारी विभाग है और उसके अंतर्गत आता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो उसके सारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट देखता है। और इन दोनों के ऊपर एक है स्पेस कमीशन जो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो इसरो को गाइड करती है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि क्या ये फैसला स्पेस कमीशन की ओर से आया है, क्या इस फैसले को स्पेस कमीशन की मंजूरी दी गई है, क्योंकि ये जरूरी है कि यहाँ हम किसी एक संस्था की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। जब ये फैसला इस बात को पहली बार इसको अनाउंस किया गया था तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैकेज अनाउंस किया था कोविड से रिलेटेड, उसमें ये बात आई थी और तब ये लगा था कि अचानक कि क्या इतना बड़ा नीतिगत फैसला कोविड पैकेज के तौर पे अनाउंस किया जाना चाहिए और क्या इस पर इसमें इसरो की भी हामी है या स्पेस कमीशन की भी मोहर लगी है। नॉर्मली ऐसे होता है कि ये बात नीति का जो पॉलिसी पेपर है वो इसरो के द्वारा इनिशिएट किया जाना चाहिए, फिर स्पेस कमीशन उसको अप्रूव करता है। बिल्कुल फाइनली जी। लेकिन इस बहरहाल एक चीज तो है कि इसरो के जो इस समय के चेयरमैन हैं के शिवम, उन्होंने तो स्वागत किया है, लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि 2 वर्ष पहले इसका जो एक कड़ा विरोध करने वाले थे, अहमदाबाद स्थित जो इसरो की इकाई है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उसके डायरेक्टर डॉक्टर तपन मिश्रा ने उन्हें हटा दिया गया था क्योंकि वो निजीकरण का विरोध कर रहे थे। और उस समय 28 देश के बड़े विज्ञानियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इस कदम का विरोध किया था। हमारे साथ जुड़ गए हैं वैज्ञानिक गौहर रजा। गौहर रजा साहब, आप ये बताएं कि ये जो फैसला है इससे क्या इसरो की साख प्रभावित होगी या फिर इससे वो लाभ मिलेंगे जिसके बारे में सरकार दावा कर रही है? सरकार के लगातार दावे अलग अलग चीजों के ऊपर मुंह के बल गिरते हुए हमें पिछले 6 साल में दिखाई दी। MTNL को टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देने का एक्शन या
पूरे के पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हमारा ढांचा है उसके ऊपर जिस तरह से प्रहार होते रहे इस बीच में, जिस तरह से हमारे पब्लिकेशन दुनिया में घटे हैं और वापस पहुंच गए हैं लगभग हम 20 साल पीछे टर्न ऑफ द सेंचुरी में, ये भी उसी तरह का एक कदम है। ये लगता है कि कुछ एक मुट्ठी भर लोगों की सरकार है जो बिना एक्सपर्ट्स की राय के या एक्सपर्ट्स को धमकी दे करके अपने कुछ फैसले करवाने में लगे हुए। हमने देखा है रिजर्व बैंक में किस तरह से हटाया गया लोगों को, एक के बाद एक एक्सपर्ट को, और अब एक हिस्टोरियन को बना करके वहां के पैसे किस तरह से निकाले गए। ये जो इस वक्त ढांचा खड़ा हुआ है हमारे यहाँ का, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि 1, 2, 3 लोग हैं वो पूरे देश के लिए फैसला ले लेते हैं, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए घातक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत ही ज्यादा घातक है। इसरो हो या एटॉमिक एनर्जी हो, इन दोनों का प्राइवेटाइजेशन करने का कोई मतलब ही नहीं होता। जहां तक सवाल यह है कि प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन हो, वो इसरो के अंदर पहले भी था और इसरो कंट्रोल करता था, लेकिन अब जो कदम उठाया गया है वो बजाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर लें, प्राइम मिनिस्टर लें फैसला, एक लंबी बहस हो देश के अंदर कि इसरो का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर साइंटिस्ट कह रहे हो जवाब से कि भाई मत करो, ये देश के लिए हानिकारक होगा आगे जाने वाले वक्तों में। इसरो की साख का सवाल नहीं, सवाल देश की साख का है। आपने पूछा कि इसरो की साख को क्या होगा, इसे होगी, लेकिन अगर स्पेस में हम प्राइवेट इंडस्ट्री को घुसने देते हैं और कल को हम दूसरे देशों की प्राइवेट इंडस्ट्री को घुसने देंगे, शायद जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से बुलाया गया है मल्टीनेशनल। जी, आपसे आगे आपसे और चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। गौर रजा साहब, महेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता और राजनीतिक विश्लेषक। महेश जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसरो जैसे संगठन बहुत कम है देश में जिन्होंने इस तरह से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया हो, और लगातार अंतरिक्ष में जो एक शुरुआत पंडित नेहरू के समय जब उन्होंने विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी दी थी और 1969 में इसरो सामने आया, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक सफलताएं इसरो को मिलती गई। आज दुनिया हैरान है जिस तरह से सैटेलाइट्स हमारे छोड़े जाते हैं। जाहिर है ये उपलब्धि एक संगठन, उसकी जो कार्यपद्धति, उसकी कार्यशैली या वहां जिस तरीके का वर्क कल्चर है उसका भी नतीजा है। आखिर वो उसके अंदर निजी क्षेत्र को अगर आप डालते हैं तो इससे किसको लाभ होगा, और क्या इससे इसरो की क्षमता पर आप सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह से कोई परेशानी या दिक्कत किसी भी संस्था को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को होगी, अगर बशर्ते कि उससे जो है कहीं रोजगार की एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, उससे कहीं जो एक आर्थिक रूप से जो हमारा एक जो खर्चा होता था, या ये कह लीजिए कि इसरो का एक जो बजट होता था, उस बजट में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, वो खर्च में भी हम कहीं ना कहीं कटौती कर पाएंगे। तीसरा कि इसरो के पास ये जो पैसा, एनर्जी, टाइम होगा वो कहीं और इस्तेमाल करेंगे वो लोग इसको अच्छे से करने के लिए। जैसे कि नासा भी आज देखिए तो नासा भी क्या करता है, नासा तो 100% प्राइवेटाइजेशन के बेसिस पे चल रहा है, तो वहां तो कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन अक्सर जो है ऐसे अवरोध और इस तरह के विचार और इस तरह के व्यवहार से जो है उस चीज को क्षति पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से हम इस देश को जो है तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। महेश वर्मा जी, आज आप जो तर्क दे रहे हैं और जो सरकार ऐसा करती रही, मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं, यहीं पर आप अपनी एक सवाल, मैं आपको सप्लीमेंट्री सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, सप्लीमेंट्री। जो सरकार आज ये है, जब विपक्ष में थी तो लगातार जो आप बोल रहे हैं उससे उल्टा बोलती थी, वो ऐसे निजीकरण के कदमों के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाती थी, और इसका जो एक वैचारिक स्रोत है
जो आरएसएस है, मुझे याद है अच्छी तरह, इस देश में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लागू किया गया तो सड़कों पर स्वदेशी जागरण मंच ने क्या क्या किया वो आप भूले नहीं होंगे। तो ये अचानक सरकार बदलते ही सारा विचार बदल जाता है या सरकार में आते ही? नहीं पंकज जी, ये जो आपका कहना है कि स्वदेशी जागरण मंच जो है वो अगर खिलाफत या मुखालफत, वो आज भी इस सरकार में भी अगर स्वदेशी जागरण मंच को लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो वो आज भी वो ये विरोध करती है। ऐसा नहीं है कि स्वदेशी जागरण मंच जो है उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, उनका अपना अलग लक्ष्य है, अपना अलग उद्देश्य है। लेकिन सवाल आज ये है, मुद्दा आज आपका ये है कि इसरो के निजीकरण से नुकसान क्या है देश को। देश का कोई नुकसान अगर मुझे समझ में आता है, 125 अरब डॉलर का ये मार्केट में आपके 2% भी भागीदारी नहीं है। आप 5000 लोगों का एक अधिकार जो है, जहां पे 5 लाख लोग काम करना चाहिए वो 5000 लोग चलाते हैं, उन्हीं के बीच में ये इसरो घूमता रहता है। उन्हीं में से कोई डायरेक्टर होता है, उन्हीं में से कोई इंजीनियर बनता है। महेश वर्मा जी माफ करिएगा, आपको मैं अब रोक रहा हूं। साइंस जो है वो मनरेगा का कार्यक्रम नहीं है महाशय, ये मनरेगा का कार्यक्रम नहीं। आपको पता है एक साइंटिस्ट बनने के लिए जीवन की कितने वर्ष और कितनी तपस्या की जाती है? क्या ये मनरेगा का कार्यक्रम है? बहरहाल मैं आपसे आऊंगा फिर आपसे मिलने। हमारे साथ सचिन भामा जी है। ठीक है, आपकी बात आ गई है। सचिन भामा जी, इस सरकार ने एक फैसला कर लिया है और दोनों पक्ष आपके सामने हैं, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो सचिन भाभा जी की मुझे जी इन दोनों बातों में बहुत फर्क है कि हम किसी चीज की प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर को हम स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं। हम लोगों के टैक्स पेइंग की मनी से एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन किया जा रहा है ताकि प्राइवेट प्लेयर आकर के उसमें अपने काम को आगे बढ़ा सकें। इसरो फिर भी अपनी रिसर्च जारी रखेगा, जो एक सरकारी एजेंसी का काम होता है। क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो शुरू में सभी चीजों पे जिन पे शोध या रिसर्च की जाती है उसमें सरकार ही रिसर्च करती है और फिर प्राइवेट सेक्टर को बुला लेती है ताकि उसको आगे बढ़ाया जाए। और इनफैक्ट एज ए पॉलिसी ये पिछले कई सालों से चल रहा है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसरो के काफी सारे लॉन्च पैड लार्सन एंड टूब्रो ने उनके साथ मिलकर के बनाए हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता रहा है। तो इसरो का कहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा, उस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोला जा रहा है। इसके खुलने के हमें एडवांटेजेस क्या होंगे? अब जो लोग सैटेलाइट बनाना चाहते हैं वो सैटेलाइट बना सकते हैं, जिनके पास रॉकेट बनाने की पॉसिबिलिटीज हैं वो रॉकेट बनाने की पॉसिबिलिटीज लेकर के आगे आ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक अंडरस्टैंडिंग है कि आज भी इसरो से बिना पूछे कोई भी प्राइवेट सेक्टर कोई भी रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकता, और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये नहीं होगा कि ये बदल जाएगा। अगर मैं आज रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी रखता हूं और आकर के नए तरह का लॉन्चर बनाना, नए तरह के रॉकेट का कोई वो बनाना चाहता हूं, तो अब मैं ओपन हूं कि मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकता हूं, लॉन्चिंग कर सकता हूं, मैं नई कमर्शियल पॉसिबल स्कीम्स लेकर के आ सकता हूं। तो मेरी तरफ से तो ये बहुत ही वेलकम जेस्चर है। एक्चुअली हम लोग न्यू स्पेस इंडिया को बिलोंग करते हैं और बहुत समय से इस बात की वेट कर रहे थे कि इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जाए। तो ये आप वेट कर रहे थे, आप एक कंपनी के सीएमडी भी हैं, जाहिर है आपके लिए एक अवसर है, और खास तौर में पर इस समय जो कोरोना का पूरा काल है, लोग कह रहे हैं आपदा में अवसर बनाए जा रहे हैं। दिनेश जी, ये जो बात आ रही कि अब निजी क्षेत्र के लोग रॉकेट बना लेंगे और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ है, तो कोई परिवहन का मसला तो है नहीं कि सड़क बनी हुई है और उसमें डग्गेमारी भी कुछ लोग कर लें, कुछ लोग निजी बसें भी चला लें। क्या हमें इसरो को इस तरह से देखना चाहिए? नहीं, देखिए, इसरो को जो एक नेशनल एसेट होने की बात हो रही है और कैसे उसको एक जो हमारे राष्ट्रीय गोल्स हैं उसको, उसके लिए हम उन एसेट्स का यूज करें, और निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर उसका यूज कर सकता है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ मेरे ख्याल से 10 वर्षों में इसरो ने कई ऐसे प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जो विदेशों से आए थे, लेकिन कोई भी एक भारतीय कंपनी ने उनके सामने ये प्रपोजल नहीं रखा कि हम अपना सैटेलाइट आपके इसरो लॉन्च से लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ओपन था। ऐसी बात नहीं कि इसरो वाज क्लोज टू कमर्शियल लॉन्चेस। तो कमर्शियल लॉन्चेस की पहल जो स्टार्टअप्स, अमेरिका के स्टार्टअप्स हैं या दूसरे कंट्रीज के स्टार्टअप्स हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी एक इकोसिस्टम जो बनना चाहिए वो अभी डेवलप हो रहा है। लेकिन क्या भारतीय उद्योग, जो बड़े उद्योग हैं या स्टार्टअप्स, इस
स्थिति में हैं कि वो इसरो के एसेट्स को यूज कर सकें, और कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो इसरो के यूज करेंगे। लेकिन कमर्शियल अगर कोई लॉन्च है तो वो आज भी इसरो कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट डिजाइन करती है और वो इसरो के रॉकेट द्वारा लॉन्च करना चाहती है तो वो लॉन्च कर सकती है। लेकिन आज ये जो बात हो रही है, नई जो नीति की बात है, वो एक प्राइवेट सेक्टर के भागीदारी को और आगे बढ़ाने की बात है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि इसरो के एसेट्स को प्राइवेट कंपनीज द्वारा इस्तेमाल करने की इजाजत मिलेगी। तो ऐसे कौन से एसेट्स हैं, मैं ये जानना चाहूंगा, इसरो के जो प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल कर सके और जो पहले नहीं कर सकते थे, ये भी सवाल है कर सकते जी, और जो पहले नहीं कर सकते थे और जिसके लिए इन स्पेस जैसी एक अथॉरिटी बनानी पड़ी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसके दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए राजनीति के साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का क्या लाभ होगा या फिर क्या हानि होगी। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ विज्ञानी गौहर रजा साहब। गौहर रजा जी, आप लोगों ने जब 2 साल पहले राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, तमाम विज्ञानियों ने, मेरा ख्याल है करीब 28 ऐसे विज्ञानी थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे जब तपन मिश्रा जी को हटाया गया था। उस समय आपके जो शक थे, आपके जो सवाल थे, और आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ कोई निजीकरण नहीं है, ये सिर्फ इसरो के बुनियादी जो ढांचा है, उसकी संरचना है, उसका इस्तेमाल निजी क्षेत्र के लिए खोल रहे हैं हम। क्या इस तर्क में आपको कोई दम नहीं नजर आता? आपके शक क्या है? देखिए, हम लोग सभी ये कहते रहे कि इसरो को और इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके अब साइंस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इसरो ने इस बीच में टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स किए हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा हाथ साफ कर लिया है हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले 30-40 सालों में। हम सभी ये कह रहे थे कि यूनिवर्सिटीज को मिलना चाहिए, प्रोजेक्ट्स दिए जाने चाहिए, इसरो को और ज्यादा आगे तरक्की की तरफ जाना चाहिए। ये सरकार जो नेशनलिज्म के सवाल के ऊपर, देशभक्ति के सवाल के ऊपर आई है, वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर जहां क्रिएट हो गया है उसको ये तोड़ तोड़ करके प्राइवेट सेक्टर को जगह जगह हैंड ओवर करती रही है, उनको देती रही है, और जो कुछ वादे किए गए थे उनके सिर्फ विपरीत ही काम हुए हैं। कोई उनकी तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाया गया है। हमें मालूम है कि HAL का प्रोजेक्ट किस तरह से अंबानी को दिया गया और उसके ऊपर देश भर में कितना बवाल खड़ा हुआ, उसके बावजूद इस सरकार के कान पर जू नहीं रही। अब सवाल है, सबसे ज्यादा जो हमारे ताज में देश के बड़ा हीरा था, जिसको हम इसरो के नाम से जानते थे, जिसकी साथ पूरी दुनिया में क्रिएट हो गई थी, आज ये उसे प्रॉफिट सेंटर बनाने में लगे हुए। वो अलग बात है कि हम इसरो को इस क्षमता, इसरो के अंदर क्षमता पैदा करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर से और हमारे भी प्राइवेट सेक्टर से चीजें उनके लिए करे और प्रॉफिट कमाए। यहाँ उल्टा किया जा रहा है, प्रॉफिट अब हाइड ओवर किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर को इसरो के अंदर एक लेवल के बाद दखल देने का कोई मतलब ही नहीं। और इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अनाउंसमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की तरफ से नहीं आ रहा, ये साइंटिस्ट की तरफ से नहीं आ रहा, ये किसकी तरफ से आ रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है। जब देश बिल्कुल गरीब था तब हमने अपनी कमर कसी
और कहा कि नहीं भाई, हमें इसरो भी बनाना है, एटॉमिक एनर्जी भी बनाना है, DRDO भी बनाना है, CSIR भी बनाना है, DBT भी बनाना है, सब बनाने हैं हमको जनता के पैसे से। और आज जब देश के पास दौलत है तो आप तोड़ तोड़ के इन सारी चीजों को प्राइवेट सेक्टर को यानी मूल सवाल उन नीतियों का है जो सरकार पर लगातार सवाल उठाते हैं विपक्ष और आलोचक इस पर। महेश जी, ये सवाल तो है ही है कि लगातार जो ऐसी कंपनियां या ऐसे संगठन जो मुनाफा कमाते रहे और सरकार ने जब ये पॉलिसी अख्तियार की कि उनमें निजी क्षेत्र के लिए खोला गया उनकी तमाम संरचनाओं को, तो अंततः वो या तो बंद हुए या बर्बाद हुए और फिर ये कहा गया वो घाटे में हैं और तमाम उनकी जो विशेषज्ञता है वो निजी क्षेत्र के मुनाफा निर्माण योजना का हिस्सा बन गई। क्या ये सच नहीं है? बात इन सब चीजों की दुहाई देकर आप क्या इस मुद्दे के जरिए आप क्या निकालना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, मुझे मालूम नहीं है। और पहली बात आपको ये बता दूं, ये मनरेगा, ये मजदूरों की बात नहीं हो रही है, ये इसरो की बात हो रही है। तो कमेंट्स वही कीजिए जो मतलब ना, आप कमेंट एकदम सही है, क्योंकि आप कह रहे हैं 5 लाख लोगों को इसमें काम मिलेगा और इसलिए मैंने कहा कि ये मनरेगा का काम नहीं है। तो आपको पता है साइंटिस्ट इसरो में साइंटिस्ट ही आएंगे ना, इसरो में साइंटिस्ट आएंगे और साइंटिस्ट की एक सीमा है। नासा का रिकॉर्ड देखोगे ना, नासा के प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ है वो आज हम देख वो ठीक। तो आप कहिए, आप सीधे कहिए कि हम इस देश को हर जितनी सरकारी संस्थाएं हैं हम उनका निजीकरण करेंगे, इस बात को ऐलान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और निजीकरण से अगर लाभ हो रहा होता तो आज जिस अमेरिका और नासा की आप बात करें, आज अमेरिका में लोग दवा के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि वहां पर सार्वजनिक जो हेल्थ सिस्टम है पूरी तरह कोलैप्स कर गया था। वो सिर्फ बीमा और इस पर निर्भर था, ये भी आप जान लीजिए। ये बहस वहां पे आप ही लोगों ने लंबे समय तक बतौर विपक्ष इस बात को बताया है कि इसका क्या नुकसान होता है। बहरहाल मैं इसलिए कह रहा था और एकदम सही मैंने कहा कि साइंटिस्ट का बनना वो एक दिन का मामला नहीं है। अगर इस देश के करीब 30 बड़े विज्ञानियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह गलत है, तो आप इस तरह से नहीं कह सकते। इस देश में वो सब गलत है। या 300 क्यों वैज्ञानिक हो, 30,000 क्यों नहीं हो सकते हैं, 3 लाख क्यों नहीं हो सकते हैं? ये कभी आपने सोचा? नहीं, तो आपको लगता है कि निजी क्षेत्र के लिए खोल देने से वहां पे वैज्ञानिक, आपको लगता है कि निजी क्षेत्र उसमें वैज्ञानिक बनाएगा? वैज्ञानिक बनाएगा। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, रुक जाइए। सचिन भाभा जी, आप ये बताइए कि जो अवसर आपके लिए खुले हैं ये साइंटिस्ट आएंगे कहां से? जिस बड़े पैमाने पर आपको साइंटिस्ट चाहिए, क्या ये साइंटिस्ट हमारा जो सरकारी सिस्टम है जिसने बनाया है, क्या आपको वहां से नहीं लेंगे? 2018 से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा ही अपने इन्वेस्टर्स को और अपने जो लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं उनको ध्यान रख करके काम करती है। रिसर्च का काम इसरो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसरो का कहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। इसरो को रिसर्च के लिए कहा गया है, जो वो रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी अर्जित कर ली है, उसमें नए इंजीनियर्स, नए लोगों को लेकर के नए कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आप समझें इसरो कभी भी सरकारी पैसे से यानी आपके और मेरे पैसे से कभी कमर्शियल काम नहीं कर पाएगी। उसने जो टेक्नोलॉजी अर्जित कर ली है, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर यूज हो सके और इसरो अपनी रिसर्च पे रहे। मैं आपको यह भी गारंटी कर रहा हूं कि आप देखेंगे कि इसरो का बजट रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि रिसर्च के लिए नए आयाम खुल गए हैं। हमने नियर अर्थ ऑर्बिट के रिसर्च पे देश में बजट कितना कम हुआ है ये सब हम लोग जानते हैं। दिनेश जी, आप ये बताइए, क्या सचमुच इससे इसरो के कामकाज और रिसर्च पर उसके कोई असर नहीं पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से इसका इसरो पे काफी असर पड़ेगा। एक तो सबसे पहले बात यह है कि सरकार को जब ये नीति अनाउंस कर रहे थे, उन्हें यह कहना चाहिए था कि जो गवर्नमेंट की ओर से बजटरी सपोर्ट की जो बात कही गई थी उसमें कोई कमी नहीं आएगी, और जो भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की बात हो रही है उसका उद्देश्य ये कतई नहीं होना चाहिए कि इसके लिए इसका उद्देश्य इसरो के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का है। क्योंकि हमें जरूर है, जो महेश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि 5,000 के 5 लाख उसमें वैज्ञानिक होने चाहिए, लेकिन वो कहाँ से आएंगे जब तक हम S&T में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आज हमारे सारे S&T जो भी हमारे एजेंसीज है उनमें फंड्स की कमी है, लोगों को फेलोशिप नहीं मिल रही, तो कहाँ से हम वैज्ञानिक पैदा करेंगे? सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस बात को दोहराए
कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में के ये इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात, जहां तक इसरो के पास जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए, और इसरो कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इसरो की टेक्नोलॉजी अपने पास ही रखे हुए हैं, बिल्कुल। तो गौहर रजा साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी हम लेंगे, क्या इससे बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों का निर्माण होगा, जैसा हमारे महेश जी कह रहे हैं? कि अगर प्राइवेट सेक्टर को वैज्ञानिकों का निर्माण करना होता तो उनके पास 70 साल से वैसे ही जैसे गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने कोई निर्माण नहीं किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च के ऊपर छदाम भी खर्चा नहीं किया उन्होंने। जो कुछ खर्चा हुआ है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में हुआ है, उसके मुकाबले में जीरो भी नहीं। और ये सोचना भी गलत होगा कि प्राइवेट सेक्टर से हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को कोई बूस्ट मिलने वाला है। एक जो तरीका था वो आप बार बार खो रहे हैं, और खासतौर से प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करके तो वो तरीका खो ही रहे हैं कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते तो ज्यादा डेवलपमेंट होता। किसने रोका था कि इसरो के 3 और बड़े संस्थान खोल दिए जाएं देश के अंदर? खाली बेंगलोर और जो हमारे 10-15 जगह हैं उनके अलावा सारे देश में खोले जाएं, उनके वहां पर इन्वॉल्व किया जाए बच्चों को, नई नस्ल के लोगों को ट्रेन किया जाए, बढ़ाया जाए इस काम को। उसके बजाय आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप तोड़ के बेच रहे हैं, एक दुकान की 2 दुकानें कर रहे हैं, और फिर कहेंगे कि अच्छा हम ये दुकान बंद कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दो। यही ट्रेजेक्ट्री फॉलो की गई है, और इस ट्रेजेक्ट्री पर देश को बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, खास तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों तमाम बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो सरकारी संसाधन से, देश के संसाधन से खड़ी हुई, उन पर प्राइवेट सेक्टर की जब नजर पड़ी तो उनका क्या हश्र है, ये हम लगातार देख रहे हैं। और जो आज सरकार में है, जब विपक्ष में थे तो इन्हीं सवालों पर लगातार घेरते थे उस समय की सरकारों को। सवाल यह है कि इसरो कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ कोई भी काम या कोई भी फैसला इसे लेकर बेहद संवेदनशीलता की मांग करता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सपने सच